आंखें बंद कर लीजिए। कोई जल्दी नहीं है। आज रात कुछ भी नहीं करना है। कोई काम नहीं, कोई मीटिंग नहीं। बस लेटे रहिए, जैसे हैं वैसे ही। एक लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे। कहीं दूर, बहुत दूर किसी नाइट ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और ले जाती है आपको अपने साथ उस दुनिया में जहाँ टेंशन नहीं है, डेडलाइन नहीं है तो बस एक डायरी, एक पुरानी पीले पड़ चुके पन्नों वाली डायरी। और इस डायरी में बंद कुछ कहानियाँ, जैसे उस रात की कहानी जो पहाड़ों के बीच घटी थी, जहाँ चांद की रोशनी पेड़ की पत्तियों से छनकर जमीन पर चांदी की तरह बिखरती थी, जहाँ हवा में जंगली फूलों की हल्की हल्की खुशबू थी, और जहाँ कुछ था, कुछ जो शायद शब्दों में कैद नहीं किया जा सकता। और आप पहुंच रहे हैं वहाँ, धीरे धीरे, किसी और जगह, किसी और वक्त में, धीरे धीरे। भानुशेखर तिवारी थक गए हैं, जिंदगी से नहीं, बस इस शहर से, इस फ्लैट से, इन दीवारों से जिनके बीच उन्होंने लंबे महीने गुजारे हैं। जब सारी दुनिया घरों में बंद थी, जब सड़कें सूनी थी, जब खिड़की के बाहर कोई आवाज नहीं आती थी, सिवाय कभी कभी किसी पंछी के या उन सरकारी गाड़ियों के जिनमें विराजमान सरकारी अधिकारी लोगों को लॉकडाउन न तोड़ने की चेतावनी देते नहीं थकते थे। भानु फोटोग्राफर थे, और अच्छे फोटोग्राफर थे। पहाड़ों की, नदियों की, पुराने बाजारों की, बचपन की उनकी तस्वीरें देखने वाले कहते थे, यार इन तस्वीरों में सांस लेती है जिंदगी। लेकिन कोरोना के बाद कुछ बदल गया था। मास्क और मेडिसिन के घेरे में रहते रहते घुटन सी हो रही थी उन्हें। काम भी कम था, क्रिएटिविटी भी। कोरोना क्राइसिस जैसे करियर क्राइसिस में बदल रही थी। उन्होंने सोचा, एक नई जगह चाहिए जहां स्टूडियो भी हो, घर भी हो, खिड़की के बाहर कुछ हरा भरा भी हो। आखिर क्रिएटिव दिमाग को कैद कब तक रास आती। तो वो शिफ्ट कर रहे थे नई जगह। पुराने हो चले चमड़े के जूते की तरह अब लॉकडाउन भी ढीला पड़ने लगा था। मौका अच्छा था। भानु सामान करीने से रखते जाते, फोटोग्राफी के इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, किताबें, लत्ते कपड़े, और आखिरी में नंबर आया उन चीज़ों का जिन्हें पुराने कमरे के साथ साथ भानु विदा करना चाहते थे। भानु उन्हें चेक ही कर रहे थे कि तभी उन्हें दिखा वो संदूक, पुराना, लकड़ी का, कोनों पर लोहे की कड़ियां, ऊपर धूल की इतनी मोटी परत कि शायद सालों से किसी ने हाथ नहीं लगाया। माँ बाप को छोटे के घर शिफ्ट किए कुछ ही टाइम हुआ है, कहीं उन्हीं का कोई पुराना सामान तो नहीं, भानु ने सोचा। उन्होंने औपचारिकता से निभाने के लिए बक्से को खोला कि फेंकने से पहले एक बार फाइनल चेक। अंदर कुछ किताबें थी, या यूं कहें कि किताबों के मैन्युस्क्रिप्ट्स जैसे कुछ टाइप्ड कागजात, एक पुराने ज़माने का बाइफोकल चश्मा और एक मोटी भूरी चमड़े के जिल्द वाली डायरी। भानु ने डायरी पलटी। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम, प्रोफेसर शशि प्रकाश तिवारी। भानु की सांस रुक गई। दादाजी? प्रोफेसर शशि प्रकाश तिवारी, भानु के दादाजी, अपने जमाने में जाने माने वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री यानी जियोलॉजिस्ट, हिमालय की उम्र नापने वाले, पहाड़ों की परतों में इतिहास पढ़ने वाले,
उनके नाम पर कई पुरस्कार थे, देश के भीतर भी विदेश में भी, और साथ साथ लेखक भी थे। विज्ञान की किताबें लिखी थी, सरल भाषा में आम इंसान के लिए भी और डिटेलिंग के साथ एक्सपर्ट्स के लिए भी। लेकिन एक किताब जो शायद लिखी नहीं जा सकी थी, वो थी उनके अनुभवों की, उनकी यादों की, उनकी यात्राओं की, उन रातों की जो उन्होंने पहाड़ों में बिताई थी अकेले, सैंपल्स लेते हुए, काम करते हुए, तब जब रास्ते नहीं थे, जब नक्शे अधूरे थे, जब जंगल जिंदा थे और इंसान बहुत छोटा। भानु ने अपने माँ बाप से सुना था, दादाजी उस न लिखी जा सकी किताब के बारे में अक्सर बात करते थे। कभी संस्मरण लिखने का मन था, कभी थोड़ी कल्पना मिलाकर उपन्यास जैसा कुछ, लेकिन हो न सका। और ये डायरी शायद वही हो, वो जमा हुई बातें, वो अनकही यादें। भानु बैठ गए, पैक करना भूल गए, डायरी खुल गई। बीच का कोई पन्ना खुल गया था, कुछ दबा हुआ था वहां। एक पुराना सपाट काला पत्थर था शायद, जिसे बुकमार्क की तरह इस्तेमाल किया गया था, और एक लाइन बाएं पन्ने पर, रख सावधानी कहीं खुद न बन जाए कहानी। और प्रोफेसर तिवारी के लिखे अक्षरों की उड़ान के पंख लगा, भानु कहीं और पहुंच गए। आज रेडियो पर कई दिनों बाद अच्छे समाचार आ रहे हैं। आखिर युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन देश के हालात ठीक नहीं हैं। 5 साल के अंदर 2 बड़ी जंग हो चुकी हैं, अनाज की कमी है। हालांकि विकसित देशों की सहायता से विश्वविद्यालयों में नए शोध शुरू हो रहे हैं, और इसे मेरी मेहनत कहूँ या कोई चमत्कार, एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन जैसे ग्रांट्स के बीच आखिर सरकार को हिमालय की याद भी आ ही गई। हिमालयन रॉक्स की स्टडी के लिए फंडिंग पास हो गई है। भानु ने तारीख देखनी चाहिए। वक्त के पीले पन्ने नीली स्याही को सफेद सा कर दिया था। वॉर, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तो 1960s की डायरी लगती है। भानु की आंखें डायरी पर टिकी थी। पन्नों पर दादाजी की लिखावट, थोड़ी तिरछी, थोड़ी जल्दबाजी में, जैसे उनके ख्यालों की तेजी को उनके शब्द बांध न पा रहे हों। पन्ने पलटते गए और कहानी खुलती गई। उस साल भारत पाकिस्तान का युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। देश में भोजन की तंगी थी, लेकिन विज्ञान रुका नहीं था। दिल्ली के एक विश्वविद्यालय ने एक युवा भूगर्भ शास्त्री को, जियोलॉजिस्ट को, जो तब बस 30-32 साल के रहे होंगे, एक महत्वाकांक्षी काम सौंपा था। हिमालय की सटीक उम्र का अनुमान लगाना। पहाड़ों की परतें, पत्थरों के नमूने, नदियों की गहराई में छुपे सुराग। फंडिंग थी, लेकिन सीमित, साथ ही नहीं थे। नक्शे अधूरे, सड़कें कहाँ कहाँ थी कहाँ नहीं कहना मुश्किल था। रहने के लिए होटल बस ख्यालों में थे। डायरी में लिखा था, कुमाऊं के पहाड़ों में जाना है, चंपावत, पिथौरागढ़, वहाँ के जंगलों में, वहाँ के पहाड़ों में, शारदा नदी के किनारे से होते हुए, जिसे नेपाल में महाकाली कहते हैं, वो नदी जो पहाड़ और मैदान के बीच की रेखा खींचती है। भानु ने एक पल रुककर सोचा, शारदा नदी, महाकाली। भानु का सपना रहा था उस इलाके में जाना, महाकाली नदी के साथ साथ हिमालय को खोजना, तस्वीरें खींचना, डॉक्यूमेंट्री बनाना या फोटो बुक बनाना। वो तस्वीरें जो उन्होंने अब तक बस इंटरनेट पर देखी थी, काले मटमैले पानी की, उफनती, बल खाती, पत्थरों से लड़ती महाकाली नदी की। और दादाजी उस नदी के किनारे गए थे, अकेले, जवानी में। भानु आगे पढ़ने लगे। डायरी में आगे लिखा था, आज तीसरे दिन एक गांव मिला, लेकिन गांव जैसे सांस रोके बैठा है, किसी तरह का कर्फ्यू जैसा लगा दिया हो, जैसे किसी ने दिन में भी। भानु रुके। सांस रोके बैठा गांव। उन्हें याद आया लॉकडाउन के दिन। उन्होंने भी तो अभी अभी अपने शहर की खाली सड़कें देखी थी, दिन में भी, जब बाजार बंद थे, जब लोग घरों के भीतर थे,
जब बाहर निकलने में डर था, वही डर जो शायद उस गांव में भी था, लेकिन उस गांव में कारण अलग था। और आज के दौर में पुराने वक्त की याद ढूंढते, अपने दादाजी का साथ ढूंढते फोटोग्राफर तिवारी, प्रोफेसर तिवारी के साथ, उनके लफ्ज़ों के साथ जैसे उस पहाड़ी गांव में खो गए। गांव में जानवरों के साथ आदमखोर बाघ का डर है। दिन में भी लोग घर से ज़्यादा दूर नहीं निकलते। शाम होते होते दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, बच्चे बंद, पालतू जानवर बंद। चंपावत के जंगलों में आदमखोर बाघ असामान्य बात नहीं है। जिम कॉर्बेट साहब ने जो लिखा था वो पढ़ा था या सुना था लोगों ने। लेकिन एक बाघ मारा जाता तो कहीं और कोई और बाघ मांस पक्षी हो जाता। मैं गांव के मुखिया के घर पहुंचा, अपना काम बताया, पत्थरों के नमूने, जंगल तक जाना वापस आना। मुखिया ने अपना सर पकड़ लिया। जंगल में जाओगे अकेले, अभी इस वक्त? मैंने कहा, साथ में कोई चाहिए, रास्ता जानने वाला, जंगल जानने वाला। मुखिया ने कुछ देर सोचा। तुम्हें भरी जवानी में अपनी बलि देनी है तो शौक से जाओ मास्टर साहब, लेकिन गांव से कोई शायद ही जानबूझकर मौत का निवाला बनने को तैयार हो। मुखिया ने लगभग कांपती आवाज में चेताया। हार कर मैं अकेले ही जंगल की तरफ चल दिया। मेरे साथ थे बस मेरे इरादे, जो शायद चट्टानों को पढ़ते पढ़ते चट्टान जैसे मजबूत होने लगे थे। गांव से बाहर निकलते ही जंगल की तरफ जाती पगडंडी पर मुझे एक आहट सी महसूस हुई। क्या जिस मौत का मुखिया ने जिक्र किया था वो शिकार पर निकल आई थी? तभी चीड़ के एक मोटे पेड़ ने, जो जंगल का पहरेदार सा बना सीमा पर खड़ा था, मेरा ध्यान खींचा। उसके पीछे से धुआं उठ रहा था और एक आवाज भी, खांसी का एक दौरा, जैसे कोई खांसते खांसते दोहरा हो गया हो। मैंने पेड़ का मुआयना करने के लिए उस ओर कदम बढ़ाया। तभी धुआं के गुबार के बीच एक लंबी आकृति मेरी तरफ बढ़ी। एक बूढ़ा आदमी, हड्डियों का ढांचा कहना ज्यादा ठीक होगा। वह अब भी खांस रहा था, रुक रुक के। अरे इस उम्र में बीड़ी नहीं छोड़ी जाती तुमसे काका, मैंने लगभग डांटते हुए कहा। खुद के फेफड़े तो जला लिए तुमने, अब जंगल भी जला के मानोगे क्या? देख रहे हो ना, चीड़ का जंगल है, एक बीड़ी कितनी भारी पड़ेगी मालूम है? ये बीड़ी ही तो है साहब जो मैं अभी तक यहाँ हूँ, वरना और तो सब छोड़ गए कमबख्त। बूढ़ा उंगलियों के बीच फंसे बीड़ी के ठुड्डे को किसी सोने की अंगूठी की तरह निहारते हुए बोला। वो आदमी ऐसा था जैसे जैसे किसी पुराने पेड़ की सबसे पतली डाली, कुछ झुकी हुई कमर, सफेद बाल, चेहरे पर इतनी लकीरें कि जैसे जिंदगी ने उस पर अपना पूरा हिसाब लिख दिया हो। हाथ में एक छड़ी, कान में बीड़ी का टुकड़ा खुसा हुआ था, दूसरा मुंह से लगा हुआ था जिसकी आग बीड़ी को खत्म करके अब उसके होठों को बस जलाने ही वाली थी। कपड़े धुले हुए थे लेकिन बहुत पुराने। सर पर टोपी थी जो सर्दी गर्मी हर मौसम में किसी भी पहाड़ी वृद्ध के सर की शोभा बढ़ाती देखी जा सकती है। सुना है आपको गाइड चाहिए साहब? बूढ़े ने खांसते हुए पूछा। गाइड तो चाहिए काका, लेकिन जो मुझे गाइड कर सके, ना कि जिसे लाद के मुझे अस्पताल ले जाना पड़े। इन हड्डियों पर मत जाइए साहब, मैंने बहुत दुनिया देखी है और इनका मांस इस जंगल को देखते देखते ही ढीला पड़ा है। जिए साथ मुझे, वैसे भी अकेले इस जंगल में जाएंगे तो निगल लेगा या आपको? क्या 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 मतलब काका? मतलब जंगल बहुत घना और बड़ा है, किसी जवान लड़के को तो उसके घर वाले वहां भेजने से रहे। मुखिया ने मौत का निवाला या काल का ग्रास जैसा कुछ कहा होगा ना आपसे। लेकिन तुम्हें कैसे पता काका? मैंने बताया ना साहब, इन बूढ़ी आंखों ने बहुत कुछ देखा है और कानों ने सुना है बहुत कुछ। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। मेहनत आने के नाम पर एक बंडल बीड़ी ही दे दीजिएगा बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। देखो काका, साथ चलना है तो चलो,
लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो बीड़ी का नाम भी ना लेना, मार डालेगी ये तुम्हें, छोड़ दो इसे। यही तो मुझे बचाए हुए है साहब। लेकिन चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आइए यहाँ से चलते हैं। तुराहे में से एक रास्ता दिखाते हुए बूढ़ा बोला, यहाँ से चलेंगे तो जंगल भी पूरा घूम लेंगे और आपको सुस्ताने के लिए जगह भी मिल जाएगी। बस मुझे साथ रखना आप। मैं उस बुजुर्ग को देखता रहा और मन में सोचा, भगवान भला करे। लेकिन उस बुजुर्ग की आंखें, वो आंखें जंगल जानती थी। उनमें एक तटस्थता थी, जैसे किसी तरह का कोई भाव ना हो। वह इंसान डरा हुआ तो बिल्कुल नहीं था। शायद उसकी यही बात मेरे काम आ जाए, मैंने सोचा। मैं और वो बुजुर्ग गाइड निकल पड़े जंगल की तरफ। ओस से भीगी घास, पत्थरों पर काई, ऊपर नीला आसमान, दूर महाकाली के पार नेपाल की पहाड़ियाँ, और हवा में कुछ एक खुशबू, मिट्टी की, जंगल की, चीड़ के पेड़ों की साएं साएं, जैसे धरती अपनी सांस छोड़ रही हो। और बूढ़े के शरीर से आती बीड़ी और तंबाकू की तेज गंध, जैसे उसकी रग रग उसके कतरे कतरे में बस चुकी हो। पूरा दिन हम जंगल में रहे। मैं सैंपल्स लेता रहा, चट्टानों की परतें देखते, नोट्स बनाते, और बूढ़ा मेरे पीछे पीछे चलता, खांसते हुए, रास्ता बताते हुए। कभी रुकता, किसी पत्थर को देखता, किसी पेड़ को, जैसे जंगल से बातें कर रहा हो। बीड़ी की महक मुझे महसूस होती ही रही। शायद वो पीछे पीता रहा हो, रुक रुक कर, धीरे धीरे, या शायद उसका वजूद तंबाकू का ही बन चुका हो। जैसे धुएं की पतली पतली लकीरें ऊपर उठती, पत्तियों में समा जाती। दोपहर ढली, शाम आई, और जब पश्चिम में ढलते सूर्य को विदा देने पूरब में चांद ने सर उठाया, तब जाकर मुझे समय का भान हुआ। मुझे महाकाली पार नेपाल की पहाड़ियों से उदय होते चांद को देखते हुए बूढ़े ने टोका, वापस गांव नहीं पहुंच सकते अब, जंगल बहुत बड़ा है साहब, रास्ता लंबा है, अंधेरा जल्दी आता है पहाड़ों में। बूढ़े ने आगे तसल्ली देते हुए कहा, कालागढ़ का फॉरेस्ट लॉज है थोड़ी दूर, वहां रात काट लो। कैसा लॉज? अंग्रेजों का बनाया हुआ। अब तो फॉरेस्ट वाले भी कभी कभी ही वहां आते हैं, बहुत साल से बंद है, लेकिन छत है, दरवाजा है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। वो फॉरेस्ट लॉज पुराने डाक बंगले जैसा जब सामने आया तो ऐसा लगा जैसे किसी भूली हुई कहानी का किरदार हो। ब्रिटिश स्टाइल का छोटा बंगला, पत्थर की दीवारें, लकड़ी की खिड़कियां जिनके शीशे कहीं टूटे कहीं धुंधले, दरवाजे पर जंग लगी सांकलें, बरामदे में एक टूटी हुई कुर्सी, और चारों तरफ जंगल। ऊपर आसमान में तारे निकलने लगे थे। दूर महाकाली नदी की आवाज धीमी, लगातार, जैसे कोई पुरानी लोरी हो। बूढ़े ने बड़े हक से दरवाजा खोला। अंदर धूल थी, पुराने जमाने की गंध थी, लकड़ी की, नमी की, गुजरे हुए वक्त की। लेकिन छत थी, और छत बहुत जरूरी थी। अंदर एक मेज थी, दो कुर्सियां, एक चारपाई जिसकी बुनाई आधी टूट चुकी थी। खिड़की के बाहर जंगल का घुप अंधेरा। बूढ़े ने फफूंद से सनी हुई एक छोटी मोमबत्ती निकाली, उसे जलाया। उसे हर चीज का पता था, जैसे वह यहाँ के जर्रे जर्रे से वाकिफ हो। कमरे में हल्की रोशनी फैली, दीवारों पर परछाइयां हिली। मैं दिन भर के नोट्स बनाने लगा, और मेरा गाइड बैठ गया, बीड़ी सुलगाई, धुआं उड़ाया। पूरे दिन की दौड़ धूप के बाद मुझे उसे टोकने की हिम्मत नहीं पड़ी। शायद बिना उसके मैं उतने नमूने ले भी नहीं पाता एक दिन में। मैंने उसे भले ही बीड़ी नहीं देने का फैसला किया हो,
लेकिन आज की उसकी मेहनत के एवज में उसे खुद की बीड़ी पीने से रोकना मुझसे ना हुआ। बाहर कहीं दूर एक आवाज आई, एक सरसराहट जैसी, हवा की शायद, या कुछ और, क्या पता। जंगल था। प्रोफेसर साहब, बूढ़ा बोला। मैंने कलम रोकी। आप तो किताब अखबार पढ़ने वाले मालूम होते हैं। इस बंगले के बारे में पढ़ा है आपने? उसकी आवाज में कुछ था, एक पुरानापन, जैसे वो कहीं दूर से बोल रहा हो, किसी दूसरी जगह से या किसी दूसरे वक्त से। मेरे जवाब का इंतजार किए बिना बूढ़ा आगे बोला। यहाँ अंग्रेज अफसर आते थे शिकार के लिए, बड़े बड़े मेजर, कर्नल। और तुम? मैंने पूछा। पलटन का तजुर्बा था मुझे। मैं सब कुछ था उन लोगों के लिए। रास्ता दिखाता, खाना बनाता, सामान उठाता, गाइड, रसोईया, कुली। किसी किसी चिराग के जिन्न जैसे मैं सारे काम करता। उसने बीड़ी का एक लंबा कश लिया, धुआं छोड़ा और बोलने लगा। बहुत साल पहले 2 मेजर आए थे, मेजर रॉबर्टसन और मेजर फिलिप्स। दोनों के साथ उनकी में भी थी और एक नौकर, उनका अपना, जो उनके साथ आया था। बूढ़े की आवाज के बीच मुझे लगा बाहर पत्तियों में कुछ हिला। मुझे हल्की ठंड सी महसूस हुई। शायद हवा थी, बस हवा। बड़े शौकीन थे दोनों शिकार के प्रोफेसर साहब। अंग्रेज पलटन में अफसर जो ठहरे, बंदूकें थी उनके पास, पुरानी अजल वाली। उन दिनों यहाँ एक बाघिन का खौफ था, आदमखोर। उसने कई लोगों को मारा था। मैंने अपनी कलम को नोट्स जैसे बोझिल काम से कुछ आराम दिया। आखिर कलम को भी दिलचस्प चीजें लिखने का अधिकार था। मैं पूरे ध्यान से सुनने लगा। बूढ़ा बोला। वो बाघिन, लोग कहते थे वो अकेली नहीं थी, उसके बच्चे थे, लगभग जवान हो चले थे। और जब बाघिन ने इंसानों का शिकार करना शुरू किया, शायद किसी मजबूरी से किया हो, लेकिन उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया। और क्यों न हो, इंसान आसान शिकार जो ठहरा, परिवार था उसका, करती भी क्या। बूढ़े की आवाज में अजीब सा भाव था। बाघिन के लिए दुश्मनी नहीं थी उसकी आवाज में, जैसे जैसे वो उसे समझता हो, जैसे उसके लिए वो बाघिन, वो आदमखोर बाघिन सिर्फ एक माँ थी। बूढ़ा आगे बोला। कॉर्बेट साहब के शिकार से रिटायर होने की बाद की बात है। दोनों अंग्रेज साहिबों ने सोचा कि वो बनेंगे लोगों के मसीहा, मांस भक्षी से लोगों को निजात दिलाने वाले। दोनों मेजर साहेब अपनी मेमों को लेकर कालागढ़ आए। कुछ दिन शिकार भी हो जाएगा और दावत भी। और रोज कुछ ना कुछ शिकार आता, कभी हिरण, कभी जंगली सुअर, कभी कांकड़, और फिर एक दिन बूढ़े को फिर खांसी का दौरा पड़ा। एक दिन क्या? मैंने पूछा। एक दिन बड़ी दावत का प्लान बना, बाघिन का शिकार। तो दोनों शिकारी उस बाघिन को मारने निकले। गर्व था उन्हें, सोचते थे जो काम गांव वाले नहीं कर सके, हम कर देंगे। लेकिन उस दिन खाली हाथ लौटे वो। बड़ा शिकार तो छोड़िए प्रोफेसर साहब, कोई छोटा जानवर भी नहीं मिला। जैसे पूरे जंगल में एक सन्नाटा पसरा हो उस दिन। सारे जानवर नदारद। सांझ हो गई, वापस बंगले पर आए थके हुए। शिकार भले न मिला हो, जश्न फिर भी हुआ। बोतलें खुली, दोनों मेजर साहब और मेमे गाने बजाने लगे। पिछले दिनों का शिकार ही काफी था, पकवान बनते चले गए। रात गहराती जा रही थी। मुझे लगा कि एक आवाज आई फिर से,
बाहर वही दूर की आवाज़, जंगल की, रात की। अंग्रेज बहादुरों को चेताया भी गया प्रोफेसर साहब, इन पहाड़ों की सुनसान गहरी रातों को गाने बजाने के शोर शराबे से बेइज्जत ना करें। लेकिन सुनता कौन, साहिब जो ठहरे। तभी तभी दूर से उन्हें हल्की सी एक दहाड़ सुनाई दी, और फिर पास से और पास से। दोनों मेजर साहब उठ गए, विस्की के ग्लास रखे और बंदूकें उठाई। सोचा आज मौका है, शिकार खुद शिकारियों के पास चलकर आ रहा है। फिर पिछले दरवाजे की तरफ से चुपके से निकलने का सोचा, जंगल की तरफ। वो पिछले दरवाजे की ओर बढ़े, तभी पाँव। लेकिन जैसे ही पिछला दरवाजा खुला, बूढ़ा एक पल के लिए रुका। मोमबत्ती की लौ हिली। एक जोड़ी आंखें प्रोफेसर साहब, झाड़ियों में चमकती हुई, पीली हरी चमकती आंखें। एक बाघ था वहां, शायद शावक था, लेकिन इतना बड़ा हो चुका था कि इंसान को दबोच सके, लगभग जवान। वो धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आया, पास और पास। दोनों साहिब जैसे जैसे पत्थर जैसे जड़ गए। पुराने ज़माने की बंदूकों से इतने करीब से फायर करना लगभग नामुमकिन था। वो अपने आप को संभाल ही रहे थे कि तभी दूसरी तरफ की झाड़ियों में हलचल हुई। एक और जोड़ी चमकीली आंखें और हड्डियां जमा देने वाली दहाड़। उसने दोनों अंग्रेजों को सिहरा दिया। वयस्क हो चुके दोनों शावक अपने शिकारियों को ही शिकार बनाने उनके घर तक आ गए थे। बूढ़ा जब यह बोल रहा था, बंगले के बाहर हवा थम सी गई, पत्ते नहीं हिले। दूर नदी की आवाज भी जैसे धीमी पड़ गई। मोमबत्ती सीधी जल रही थी। मेजर साहबों ने तुरंत पिछला दरवाजा बंद किया और अंदर आए। सामान छोड़ा, बंदूकें उठाई, बस मेमो को लेकर भागे आगे की तरफ, आगे के दरवाजे की तरफ, वहां से निकलने की कोशिश। क्योंकि फॉरेस्ट लॉज के पुराने दरवाजे दो दो जवान बाघों को रोकने में उतने ही नाकाम थे जितनी अंग्रेज बहादुरों की बंदूकें। भागना विकल्प नहीं, विवशता थी। शायद किसी पेड़ पर चढ़कर ही जान बचानी पड़े। सामने का दरवाजा खोला और बाहर खड़ी थी उनकी मौत। 10-15 फीट लंबी, 300 किलो से ज्यादा वजन होगा, आदमखोर बाघिन, पूरी उम्र की, पूरे आकार की, जैसे पहाड़ खुद चल रहा हो। और उसके मुंह में था उनका नौकर, जो शायद बाहर निकला था किसी काम से या भागना चाह रहा था, लेकिन अब उसे भागने की जरूरत नहीं थी, वह जा चुका था। अब बाघिन सामने के दरवाजे पर थी और पीछे के दरवाजे पर थे उसके 2 जवान शावक। दोनों तरफ से घिर गए थे अंग्रेज बहादुर और उनका परिवार। बंदूकें थी उनके पास, लेकिन पुरानी बंदूकें जल्दी गोली नहीं चलाती थीं। एक बार चलाओ तो दोबारा भरने में वक्त लगता था, और उतने वक्त में बाघिन और उसके परिवार ने उनका काम तमाम कर देना था। लगता था जैसे उस रात की असली दावत बाघिन के परिवार के लिए सजाई गई थी। वो रात उस बंगले पर बहुत भारी थी प्रोफेसर साहब। जो शिकार करने आए थे वो खुद शिकार हो गए, कोई नहीं बचा। तब से तब से इस जंगल में इतना गहरा कोई नहीं आता, दिन में भी नहीं, अकेले तो बिल्कुल नहीं। आपने जरूर हिम्मत किया आज। बूढ़े ने अपनी आंखें किसी शून्य से मेरी तरफ मोड़ी। मैंने पलकें झपकाई।
जैसे खुली आंखों से देखे किसी डरावने सपने से जगा हो, एक गहरी सांस ली। अधखुली खिड़की से आती चीड़ के जंगल की साए साए के बीच मेरी कलम फिर नोट्स बनाने के लिए उठी। और फिर मेरी मेरी कलम रुक गई। बूढ़े की कहानी के किले में एक छोटी सी दरार, एक छोटा सा सवाल जो दिमाग के किसी कोने में अटका हुआ था, अब सामने आ गया। सुनो काका, मैंने पूछा। बूढ़े ने ऊपर देखा। तुमने कहा कोई नहीं बचा उस रात? दोनों मेजर, उनकी पत्नियां, नौकर, सब मौत के मुंह में समा गए। बूढ़े ने हाँ में सिर हिलाया। तो काका, ये कहानी, ये तुम्हें किसने बताई? कमरे में सन्नाटा। बाहर दूर से एक आवाज, गहरी, भारी, जैसे पहाड़ों की छाती से निकली हो। दहाड़ नहीं, पर दहाड़ जैसी, किसी दैत्य के खंखारने जैसी आवाज। मेरी सांसें रुक गई। तभी बूढ़ा खांसा। एक लंबी गहरी खांसी, जैसे सालों की बीड़ियां एक साथ अपना हिसाब मांग रही हूं। वह खांसता रहा, फिर रुका, सांस संभाली और आहिस्ते से बोला, रसोइया प्रोफेसर साहब, रसोइया। रसोइयों को बड़ी बुरी आदत थी बीड़ी की, तब भी थी। रात को वो बाहर निकला था चुपके से एक कश लेने। जब बाघिन आई, वो वहां नहीं था। बूढ़े ने अधखुली खिड़की से बाहर चीड़ का एक लंबा पेड़ था, उसकी तरफ देखा, जिस पर चढ़कर शायद बाघ से बचा जा सके। बूढ़े ने फिर अपनी खांसी को रोका, बीड़ी का एक और कश लिया, उस बीड़ी का जो लगभग खत्म हो चुकी थी। धुआं उठा। तब से प्रोफेसर साहब, तब से मैंने बीड़ी नहीं छोड़ी, और अब ये है कि मुझे नहीं छोड़ती। लेकिन आपने बीड़ी न देकर मेरी मजूरी मुझसे छीन ली प्रोफेसर साहब। कोई बात नहीं, शायद इसी बहाने मेरी बीड़ी की लत छूट जाए। आखिरी बीड़ी को देखते हुए बूढ़ा कुछ सोचते हुए बोला। धुएं के उबार के बीच उसके भाव पढ़ना मुश्किल था। उस रात उस बंगले में उस बुजुर्ग रसोइये कम गाइड की आंखों में मैंने कुछ देखा जो मैं समझा नहीं। शायद वो बचे रहने का बोझ था, या शायद उस भयानक शिकारी रात की याद जो उसके साथ हमेशा के लिए चिपक सी गई थी, तंबाकू की गंध की तरह। और मुझे लगा, बुरी आदतें कभी कभी लोगों को मारती नहीं, बल्कि जिंदा रखती हैं। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मुझे मेरा गाइड दिखाई नहीं दिया। सिर्फ कुछ अधजले ठूंठ दिखे बीड़ी के, जो धूल से सनकर बरसों पुराने लग रहे थे। शायद फिर से बीड़ी फूकने गया हो, मैंने सोचा, और सामान बांधा और गांव के लिए निकल पड़ा। मैंने तय किया कि मुखिया को ही बूढ़े की मजूरी दे दूंगा, कुछ पैसे और एक बीड़ी का बंडल। आखिर दिन में गाइडेंस और सुनसान रात को मुझे कंपनी जो दी थी उसने, और उसकी कहानी ने। गांव पहुंचकर मैंने गांव की दुकान से एक बीड़ी के बंडल की मांग की। यहाँ बीड़ी नहीं मिलती, दुकानदार ने लगभग झिड़कते हुए कहा। अजीब झल्लाया हुआ आदमी है, मैंने खुद से कहा, और मुखिया के घर को निकल पड़ा। आ गए मास्टर साहब, कोई तो नहीं जंगल में? उम्मीद है सरकार आपको आपके जोखिम के लिए जान से ज्यादा ही पैसे देगी। क्या मतलब मुखिया जी? मैंने पूछा। दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की, जो अकेले चले गए जंगल। ओह अच्छा, अकेले नहीं था मैं, वैसे वो बूढ़े काका मिल गए थे। जंगल के सब रास्ते मालूम थे उन्हें, इसलिए मेरा काम ठीक से हो गया। कमाल करते हो मास्टर साहब,
उस जंगल में जवान नहीं जाते, ये पहलवान बूढ़ा गाइड कौन मिल गया आपको? अरे वही बीड़ी पीते रहते हैं जो काका, उनकी मजूरी भी देनी थी। कह रहे थे एक बीड़ी का बंडल दे देना बस मजूरी में, पूरा जंगल घुमाने का, बस एक बीड़ी का बंडल। मुखिया आंगन में रखी टाट की चारपाई से उठा और धीरे धीरे छड़ी टिकाते हुए मेरे पास आकर मुझे घूरने लगा। आपने उसे बीड़ी दी तो नहीं ना मास्टर साहब? नहीं नहीं, मैंने उसे डांटा भी और बीड़ी छोड़ने के लिए भी कहा। मुखिया के चेहरे पर चिंता के भाव धीरे धीरे कम होने लगे। मैंने पूछा, वैसे वो काका हैं कौन मुखिया जी? उनका मेहनताना देना बाकी है मुझे, सुबह भी मुझे दिखाई नहीं दिए वो। मुखिया ने अपनी गर्दन हल्के से पड़ोस के एक टूटे फूटे घर की तरफ घुमाई और धीरे से किसी शून्य में घूरते हुए कहा, वो अब शायद किसी को नहीं दिखेंगे मास्टर साहब। कुछ लोगों को बुरी आदतें मार डालती हैं और कुछ को मरने नहीं देती। आपने शायद सूबेदार काका की आदत छुड़ा दी हो। इससे पहले कि मैं मुखिया से कुछ और पूछ पाता, उसने अपनी लाठी से पगडंडी की ओर इशारा करते हुए कहा, आपकी बस का समय हो रहा है मास्टर साहब, 2 दिन में एक बार तो गाड़ी आती है, जल्दी जाइए। मैंने अपना बैग उठाया और अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़ा। जाते हुए मेरी नज़र पड़ोस के उस टूटे फूटे घर की तरफ गई। खंडहरों के बीच दबी एक पुरानी टूटी नेम प्लेट ने मेरा ध्यान खींचा। सूबेदार सिंह, शहीद, श्रीनगर, 1947। भानु ने डायरी बंद की, धीरे से, जैसे कोई पुराना दरवाज़ा बंद करते हैं, आहिस्ते से, इज्जत के साथ। कमरे में पैकिंग का सामान बिखरा था, डिब्बे, कागज़, पुरानी चीज़ें, लेकिन वो सब अभी दिख नहीं रहा था भानु को। उनके मन में था एक जंगल, पत्थर की दीवारें, एक मोमबत्ती, एक बूढ़ा आदमी और धुएं की पतली सी लकीर जो ऊपर उठती है, हवा में मिलती है और गायब हो जाती है। बाहर रात हो चुकी थी, शहर की रात। खिड़की के बाहर एक पीली सी सड़क की रोशनी, कहीं दूर एक कुत्ते का भौंकना और हवा में रात के फूलों की हल्की महक, जैसे चमेली हो या रात की रानी। भानु उठे। डायरी को उन्होंने अपने कैमरा बैग में रखा। वो डायरी उनके साथ जाएगी नई जगह, और नई जगह से वो निकलेंगे कैमरा लेकर अपनी नई मंजिल की तरफ, कालागढ़ की तरफ। मिड करियर कोरोना क्राइसिस से गुजर रहे सेलिब्रेटेड फोटोग्राफर भानुशेखर तिवारी को अपना अगला प्रोजेक्ट मिल चुका था। प्रोफेसर तिवारी जो कहानी नहीं लिख पाए, उसे फोटोग्राफर तिवारी की फ़ोटो बुक लिखेगी। जो कहानी पन्नों में बंद रही, वो तस्वीरों में खुलेगी। पत्थर की दीवारें, टूटी खिड़कियाँ, वो जंगल, वो नदी। बीड़ी की गंध शायद ना मिले, लेकिन चीड़ के जंगल की साएं साएं और हवा में जंगली मिट्टी की वो खुशबू ज़रूर होगी जो धरती की सांस है।